अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी बनता है इस चैप्टर का एक्सटेंसिव के हिसाब से भी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव नहीं है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्डअप करेगा नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स इसमें जो आप इस चैप्टर के करेंगे उसके लिए भी आप लोगों को ये बड़ा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। टॉपिक का नेम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये चीज़ बच्चों अपना ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन मजीद यहाँ पे हम एलेबोरेट करेंगे, मजीद एक्सप्लोर करेंगे नई चीज़ें। सबसे पहले तो आपको समझना है कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता क्या है। देखिए बच्चों, किसी भी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का अमल, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने का अमल क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये तो पढ़ा दिया सर ने कि स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये क्या लाता है? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो कंपोनेंट्स बच्चों जो होते हैं ना, इसको हम नाम देते हैं, ये पार्ट होते हैं किसी भी वेक्टर का। ये क्या होता है? पार्ट होता है। जैसे आप 15 को डिवाइड कर दो 3 पोर्शंस में, 9 + 3 + 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 के जो आपने पार्ट्स कर दिए हैं, कोई भी किसी भी नंबर के कर सकते हैं। 15 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 7 + 3, 7 + 3 + 5, 7 + 3 + 5, मतलब 15 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो तीनों ही इसके क्या कहलाएंगे? 15 के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। सेम वे हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। उन पार्ट्स को क्या कहोगे? उसके कंपोनेंट्स कहोगे। और जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर जो होता है ये है, इट इज द, ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बच्चों, वेक्टर एडिशन में आप क्या करते हो? वेक्टर्स को ऐड करते हो। और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में आप क्या कर रहे होते हो? वेक्टर्स को आप लोग स्प्लिट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों कंपोनेंट्स के बारे में हम सीखना चाह रहे थे कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसको हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये बच्चों होती है इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं अभी ये आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की किसी खास डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू है वो उसका क्या कहलाती है? कंपोनेंट। वैसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि ये पार्ट है बेसिकली वेक्टर का, ठीक है। जैसे आप 15 को 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था और हर एक नंबर उसका क्या कहलाया था? उसका कंपोनेंट कहलाया था। सेम वे किसी भी वेक्टर के जो पार्ट्स हैं उसके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। लेकिन अगर फिजिक्स की रूल से इसकी हम डेफिनेशन करें तो ये बनेगी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे? अगर मेरे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये ओरिजिन है, मेरे पास फर्ज करेंगे एक वेक्टर है OP, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A वेक्टर के साथ। OP वेक्टर है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? A वेक्टर से। अब इस वेक्टर की x एक्सिस के अलावा भी कोई ना कोई वैल्यू है, इस वेक्टर की y एक्सिस के अलावा भी कोई ना कोई वैल्यू है। फर्ज करें मैं इसको ax का नाम दे देता हूं, इसको क्या नाम दे देता हूं? ay। अब ax बेसिकली a वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है अलोंग x एक्सिस, ay a वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है अलोंग y एक्सिस। यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इफेक्टिव वैल्यू मिल रही है, किन से? ax से और ay से। इसीलिए ax और ay दोनों इसके क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। इनको ए के बच्चों क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। अब नेक्स्ट आपकी बुक में डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर का अगर यहां पे वर्ड का इजाफा कर दिया जाए, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब है ऐसे दो कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के जो आपस में परपेंडिकुलर हो। आपको नजर आ रहा है कि ax इज परपेंडिकुलर टू ay। कैसे? दोनों में आपस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जब
दो कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर हो, मतलब उनके लिए थीटा आपस में क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो कौन से कंपोनेंट कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आई होप के कंपोनेंट्स का कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपके सामने प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा वेक्टर रेजोल्यूशन का। यू हैव टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब यू हैव y एक्सिस, यू हैव x एक्सिस एंड यू हैव ओरिजिन। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, अब फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर है टू डायमेंशनल सिस्टम में जिसको नाम दिया हुआ है OP, और ये वेक्टर कौन सा है, फर्ज करें कि ये वेक्टर है A। अब मैंने इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। कौन से कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। मैंने इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, क्योंकि रेजोल्यूशन करनी है ना इस वेक्टर की। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, किस पे, x एक्सिस पे, और फर्ज कर लेता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि ये x एक्सिस को पॉइंट M पे टच करता है। इसी तरह से मैं पॉइंट P से एक और परपेंडिकुलर गिराता हूं y एक्सिस पे, और फर्ज कर लेता हूं ये इसको किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट N पे। अब ये भी एक वेक्टर है, यहां पे ये जो OM है ये वेक्टर A की डायरेक्शन दे रहा है अलोंग x एक्सिस, ये इफेक्टिव वैल्यू है वेक्टर A की अलोंग x एक्सिस, इसीलिए मैं इसे कहूंगा ये क्या है, AX। ये जो ON है, ON, ये वेक्टर A की वैल्यू दे रहा है अलोंग y एक्सिस, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा दिस इज AY। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि वेक्टर A जो है यहाँ पे एंगल कौन सा बना रहा था, थीटा। ये आपने बता देना है कि वेक्टर A इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। अच्छा, अब x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, ये भी चीज मैंने पढ़ाई है, I। और आपके y एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, J। तो जब x कंपोनेंट लिखना है, याद रखना है, इसके साथ जो यूनिट वेक्टर पुट करेंगे वो कौन सा आएगा, I। y कंपोनेंट लिखोगे तो इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, J होगा। ठीक है, अगेन आप इसकी साथ में थ्योरी लिख देंगे, कंसीडर वी हैव अ वेक्टर OP is equal to A making an angle theta with the x axis। ठीक है, we resolve vector A into two rectangular components AX and AY, ठीक है, which are perpendicular to each other। ये सारी चीजें आप मेंशन कर देंगे। अब अगर मैं यहां पे हेड टू टेल रूल लगाऊं, हेड टू टेल रूल, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा, इसके कुछ एक्सप्रेशन निकाल के दिखाऊंगा जो आपको काम देंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। देखें, OP जो है ये पहले वेक्टर की, अगर फर्ज करें ON जो है इसको MP के बराबर मान लिया जाए, तो इसी AYJ को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, दिस इज आल्सो AYJ, क्योंकि इन दोनों की लेंथ आपस में ON और MP के आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर आप देखें, अगर इसको भी एक वेक्टर मान लें, इसको भी एक वेक्टर मान लें, तो वेक्टर A जो है वो पहले वेक्टर की टेल को एंड वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला रहा है, तो OP हेड टू टेल रूल के मुताबिक सम है OM का और MP का, OM प्लस MP। इसके लिए आपको हेड टू टेल रूल को थोड़ा माइंड में लाना होगा। अच्छा, OP किसके बराबर है जी, ये बराबर है A वेक्टर के। अच्छा, OM किसके बराबर है, ये इक्वल है AXI के। MP किसके बराबर है, AYJ के। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या है, क्या आप उसका कंपोनेंट लिखें उस एक्सिस के अलोंग, साथ में उस एक्सिस के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर लिख दें। अगर यही, ये तो था ना टू डायमेंशनल में, ये तो था 2D में, अगर ये फर्ज करो 3D में होता तो इसको आप यूं लिख दें, AXI प्लस AYJ और प्लस AVK, मतलब Z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो Z कंपोनेंट के साथ आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है। अब एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। फर्ज करें बच्चों, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है यहां पे, दिस OPM, ये आपको ट्रायंगल यहां पे नजर आ रही है। OP किसके इक्वल है, A के। OM किसके इक्वल है, AX के। MP किसके इक्वल है, AY के। और यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा। ये वाला एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। अगर आप गौर करें तो ये एक राइट ट्रायंगल है। ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। इसको हम यहां पे इसके रिजल्ट्स जो है ना वो सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल आप उधर से देखते जाइएगा। अच्छा जी, ट्रायंगल है जी POM या MOP लिख लें, जिस थीटा जिस एंगल को आपने रेफरेंस मानना है ना, उसे दरमियान में आना चाहिए, MOP, ये राइट ट्रायंगल है।
अब इसके लिए cos थीटा की वैल्यू लिखो। cos थीटा किसके इक्वल आएगा? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी है थीटा के लिहाज से? OM। ये सारी चीजें आप सीख के आए हैं मैथड में। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड क्या है? OP ओवर OP। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू OM किसके इक्वल है? AX के। ठीक है जी। OP किसके इक्वल है बच्चों? A के इक्वल है। ठीक है, तो AX किसके इक्वल आ जाएगा? A cos ऑफ थीटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपको और ये आपकी न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी। इसी तरह से अगर इसमें से sin थीटा की वैल्यू निकालें तो बच्चों क्या आएगी? sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर PM या MP, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है, और ओवर हाइपोटेन्यूज वो कौन सी है? OP ओवर OP। तो इसे लिख लें sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू AY ओवर A, और AY की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? A sin ऑफ थीटा। ये दोनों इक्वेशंस क्या बता रही हैं कि मैंने दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज ली हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और साथ में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया। जो AX के केस में क्या है? cos, और AY के केस में क्या है? sin। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कंपोनेंट्स की वैल्यूज जो निकालनी समझ आ गई होगी। इसके बाद इसी ट्रायंगल को फोकस करें। आपको जो हम चाह रहे हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ना, ये जो थीटा है ये वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है। थीटा ज्यादा हो जाएगा तो वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, थीटा कम हो जाएगा तो वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा शफल होगा तो वेक्टर की डायरेक्शन भी शफल होगी। सो हम यही ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल MOP। तो आप यहां पे tan ऑफ थीटा की बच्चों वैल्यू लिखें, क्या आएगी? परपेंडिकुलर ओवर बेस। चलेंगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AY, बेस क्या है? AX है, तो थीटा आ जाएगा जी tan इनवर्स AY ओवर AX। ये आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। सो जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में लिखे थे वो आप लोगों ने उसको याद भी करना है, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम पोजीशन वेक्टर की जो टर्म है इसको समझना चाहते हैं। ये आपकी बुक में नेक्स्ट जो है छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझना चाहेंगे। देखिए बच्चों, पोजीशन वेक्टर को समझने से पहले ना आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। पोजीशन क्या होती है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर आप किसी दूसरे पॉइंट के लिहाज से बताना चाह रहे हो तो आपको उसकी दो चीजें बतानी है। एक तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी वो है कहां पे, और एक उसकी डायरेक्शन बतानी कि भाई उस पॉइंट के लिहाज से उसकी सिमत क्या है। ठीक है, क्या वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, दाएं है, बाएं है, कहां है? ठीक है, तो दोनों चीजें आप बताओगे तो उसकी पोजीशन जो है वो वाज़ेह होगी। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, a vector which tells you the position of a point with respect to the reference point। अब पोजीशन में कितनी चीजें हैं? लोकेशन है, और सेकंड वन क्या है? डायरेक्शन। फर्ज करें बच्चों आपको पॉइंट P नजर आ रहा है टू डायमेंशनल सिस्टम में। अब इस पॉइंट P की रेफरेंस पॉइंट O के लिहाज से पोजीशन कौन शो कर रहा है? ये वाला वेक्टर शो कर रहा है। फर्ज करें इसे आप R का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये R क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर को टू डायमेंशनल सिस्टम में लिखना कैसे है? ये तो आप जानते हैं कि टू डायमेंशनल सिस्टम में जो पॉइंट होता है उसमें कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 2, क्योंकि एक ने एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू बतानी है। फर्ज करें वो कौन सा है? वो है जी, वो है आपके पास A, और A के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा पुट करेंगे? I। Y के अलोंग कौन बताएगा? Y के अलोंग इसकी वैल्यू कौन बताएगा? B, और उसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा पुट करेंगे? J। सिमिलरली अगर आप इसको यहां पे लिखना चाहते हैं तो इससे लिखेंगे R वेक्टर इज इक्वल टू A x component into I यूनिट वेक्टर प्लस B y component into J यूनिट वेक्टर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगी? अच्छा, मैं एक ना पॉइंट छोटा सा मिस कर गया हूं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। उसी के अंदर उसी ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर कर लें जो अभी हम लोगों ने किया है तो हम उसे यहां पे कर लेते हैं। वो मैं मिस कर गया हूं। ट्रायंगल MOP थी हमारे पास। ठीक है, उसमें क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज आपने पढ़ी है। हाइपोटेन्यूज क्या था? उसमें OP था, बेस क्या थी? हमारे पास OM थी, परपेंडिकुलर क्या था?
MP तक। अब वैल्यूज पुट कर दो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये आप डायग्राम को टैली कर लीजिएगा, मैंने अभी आप लोगों के सामने सारा प्रेजेंट किया। a की वैल्यू आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वही चीज आपने यहां पर रिपीट कर देंगे। इसी तरह से बच्चों अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में आ जाए पोजीशन वेक्टर के केस में तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 3। तो यूनिट वेक्टर अपना पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा फिर r इज इक्वल टू ai प्लस bj और प्लस ck। मैग्नीट्यूड इसकी कैसे बच्चों लिखोगे a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 3 डायमेंशनल सिस्टम में मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर की इस तरह से आएगी, 2 डायमेंशनल सिस्टम में पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस तरह से आएगी। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हमने मिस किया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर, वो इस तरह से आपने निकालना है, ये आपने मैट्रिक में की 9th की फिजिक्स में भी निकालना सीखा है। इसको आपने याद भी करना है बिकॉज़ ये न्यूमेरिकल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2D में होगा तो इस तरह से आएगा, 3D में कर लोगे तो एक और कंपोनेंट का इजाफा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से जस्ट, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद करना। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो टॉपिक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया इसमें कुछ रिजल्ट्स हम लोगों ने निकाले, ax की वैल्यू निकाली, ay की निकाली, थीटा की निकाली है, फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर अभी निकाली है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया जिसकी डेफिनेशन मैंने करवाई और 2D और 3D सिस्टम के अंदर पोजीशन वेक्टर को लिखना सिखाया और फिर उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी भी आप लोगों को सिखाई। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।